कहानी की शुरुआत होती है एक विशाल बड़े स्कूल से, जहां अचानक ही एक भयानक ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था। और ये वायरस अब इतना ज्यादा महामारी का रूप ले चुका था कि शहर के हर कोने कोने में अब भयानक ज़ॉम्बीज थे। इसीलिए शहर के लोग जो जहां थे वहीं फंस कर रह गए थे। ज़ॉम्बीज की वजह से कोई भी किसी भी जगह से बाहर नहीं निकल पा रहा था। यहाँ तक कि स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स क्लास कर रहे थे वो भी स्कूल के अंदर फंस गए थे। अब हमें उस स्कूल के एक क्लासरूम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं जो ज़ॉम्बीज के हाथ से बचने के लिए यहाँ छिपे हुए थे। तो यहाँ हमें निंग नाम की एक लड़की दिखाई देती है। निंग यहाँ अपने प्रोफेसर रॉय को फोन करती है। निंग की माँ असल में 6 महीने से मौत के साथ जंग लड़ रही हैं। इधर उन्हें बंद कमरे से बाहर निकालने वाला भी कोई नहीं था। इसीलिए निंग प्रोफेसर रॉय को फोन करके बोलती है ताकि वो उसकी माँ का ख्याल रख सकें। लेकिन ठीक उसी समय प्रोफेसर रॉय टीवी पर एक न्यूज देखते हैं जहाँ दिखाया जा रहा था कि पूरे बैंकॉक में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और इस वायरस की शुरुआत निंग के स्कूल से ही हुई है और फिलहाल पूरे शहर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये खबर देखकर प्रोफेसर रॉय बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। जहां निंग की माँ एडमिट हैं, प्रोफेसर रॉय तब निंग की माँ के बेड के पास जाते हैं। वहां कुछ अजीब मेडिसिन रखी हुई थी। वो तब उन मेडिसिन को हैरानी से देखने लगते हैं। इधर स्कूल के स्टूडेंट्स के एक और ग्रुप को दिखाया जाता है। वो भी ज़ॉम्बीज की वजह से एक क्लासरूम में छिपे हुए थे। वहाँ बाहर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके दरवाजे पर नॉक कर रहे थे। हालत खराब देखकर प्रो नाम का एक लड़का अपने फ्रेंड क्यू को बोलता है कि बचने के लिए उन्हें अब यहाँ की खिड़की से कूदना होगा। इसके बाद वो सब वहाँ से कूदकर दूसरी बिल्डिंग में चले जाते हैं। वहाँ निंग का भाई नानू भी था। नानू जब भी निंग को देखता है तो वो तुरंत उसे फोन करता है। लेकिन निंग अपने भाई को भी यहाँ देखकर और भी ज्यादा टेंशन में पड़ जाती है। वो दोनों असल में आमने सामने की 2 बिल्डिंग्स में थे। तो ठीक उसी समय वो सब देखते हैं कि स्कूल के ऊपर से कोई सीधा नीचे गिर गया है। ये देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं। तभी एक लड़का निंग के हाथ से फोन लेकर सबको बोलता है कि जैसे भी हो यहाँ से लाइब्रेरी में चले जाना चाहिए, क्योंकि वही अब उनके लिए इकलौती सेफ जगह हो सकती है। इसके बाद दोनों ग्रुप्स आपस में डिस्कस करके लाइब्रेरी जाने का ही फैसला लेते हैं। लेकिन लाइब्रेरी उनकी बिल्डिंग से काफी दूर थी और उनके चारों तरफ तो भयानक ज़ॉम्बीज भरे हुए थे। इसीलिए ज़ॉम्बीज की आंखों से बचकर बहुत धीरे धीरे दोनों ग्रुप्स अलग अलग तरीके से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसी समय देखा जाता है कि एक लड़की के फोन की रिंग बज उठती है। उसे बताया जाता है कि उसके पिता भी इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। ये बात सुनकर लड़की वहाँ बुरी तरह रोने लगती है। तभी दूसरी लड़की उसके हाथ से फोन लेकर हटा देती है, क्योंकि वो जगह बात करने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। तभी अचानक उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए हैं। इधर किन नाम का एक लड़का सबको एक स्पीकर दिखाकर कहता है कि अगर वो इसे एक फिक्स्ड जगह पर रखकर ऑन कर दें और उसमें म्यूजिक प्ले कर दें तो ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होकर उसी तरफ चले जाएंगे और उस मौके का फायदा उठाकर वो लोग लाइब्रेरी की तरफ निकल पाएंगे। यहाँ हर किसी को ये आइडिया काफी पसंद आता है, लेकिन किसी में भी दूर जाकर स्पीकर सेट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे में बहुत बहादुरी के साथ प्राउ नाम की एक लड़की ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी लुई एक नोटिफिकेशन देखता है कि गवर्नमेंट ने वायरस इन्फेक्शन रोकने के लिए हर तरह का नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी और पानी बंद करने का ऑन ऑर्डर दे दिया है। इधर जैसे ही प्राउ स्पीकर सेट करके वहाँ से वापस आना चाहती है, तभी ब्लूटूथ से कनेक्टेड फोन की रिंग बज उठती है। इससे प्राउ काफी घबरा जाती है। इस वक्त देखा जाता है कि 2nd फ्लोर पर एक ज़ॉम्बी खड़ा है। दूसरी तरफ निंग के ग्रुप के लिए पूरा मामला थोड़ा आसान था, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज की मूवमेंट काफी हद तक समझ गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि ज़ॉम्बीज साउंड और लाइट को लेकर काफी सेंसिटिव हैं और वो उजाले में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए निंग का ग्रुप बहुत सावधानी से अंधेरे में ज़ॉम्बीज की नजरों से बचकर पैदल जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ लिन नाम की एक लड़की का पैर मुचक जाता है और वो अचानक चिल्ला उठती है। उसकी चीख सुनकर ज़ॉम्बीज को उनके होने का पता चल जाता है। तब ग्रुप के सभी लोग वहीं रुक जाते हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि प्राउ किसी तरह उस ज़ॉम्बी की नजर से बचकर अपने टीममेट्स के पास वापस आ जाती है। इस समय स्पीकर में इतनी जोर से साउंड होने लगता है कि वो सीधा ब्लास्ट हो जाता है। इस आवाज को सुनकर वहां मौजूद सारे ज़ॉम्बीज तेजी से दौड़कर उसी तरफ चले जाते हैं और ये बात दोनों ग्रुप्स के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। दोनों ग्रुप्स तब अलग अलग तरीके से लाइब्रेरी की तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन लीन किसी भी तरह दौड़ नहीं पा रही थी। इसीलिए उसका फ्रेंड उसे कंधे पर उठाकर ले जाने का फैसला करता है। ठीक तभी वो देखता है कि ऊपर से खून गिर रहा है। इसके बाद ऊपर देखते ही पता चलता है कि वहाँ एक ज़ॉम्बी लटका हुआ है। ये देखकर लिन का दोस्त डेविड तुरंत उसे कंधे पर उठाता है और वहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन बदकिस्मती से ज़ॉम्बी उन्हें पकड़ लेता है और लिन के कंधे पर जोर से काट लेता है। डेविड उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके ग्रुप के बाकी लोग आकर उसे वहाँ से किसी तरह खींच ले जाते हैं। इसके बाद वह ज़ॉम्बी बेहद बेरहमी से लिन पर हमला करने लगता है और बाकी सारे ज़ॉम्बीज भी उसी तरफ दौड़ने लगते हैं। इधर डेविड
को लेकर उसका ग्रुप दौड़कर लाइब्रेरी पहुंच जाता है और फाइनली दोनों ग्रुप्स एक हो जाते हैं। यहाँ निंग और उसका भाई नानू एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं और कसकर गले लग जाते हैं। असल में दोनों को ही एक दूसरे को खोने का डर था। इसके बाद वे सब मिलकर बिना देर किए लाइब्रेरी के सामान से एक गेट बना लेते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ किसी भी तरह अंदर न आ सकें। तभी फू नाम की एक लड़की देखती है कि उसके फोन में नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है। ली तब फू को बताता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल नेटवर्क और यहाँ तक कि पानी की सप्लाई भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। शायद इसीलिए नेटवर्क नहीं आ रहा। ये सब जानकर सब बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तभी सिमिन नाम की एक लड़की सबको कहती है कि उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा और देर किए बिना अभी निकल जाना चाहिए। लेकिन बाकी लोग राजी नहीं होते क्योंकि बाहर के हालात इससे भी ज्यादा खौफनाक थे। उसी समय एक लड़का रेडियो पर सुनता है कि रात 9 बजे तक स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह बंद कर दी जाएगी और मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करेगी। उन्हें यह भी पता चलता है कि यह हाई स्कूल ही ज़ॉम्बी वायरस का मेन सोर्स है। ये सब जानकर उनमें से एक कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें एक अनाउंसमेंट करनी होगी ताकि बाहर अगर कोई रेस्क्यू टीम हो तो वो आवाज सुनकर उनकी मदद के लिए आ सके। लेकिन कई लोग इस पर राजी नहीं होते क्योंकि उन्हें डर था कि अनाउंसमेंट की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देंगे। इस बात को लेकर उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी निंग किसी की परवाह किए बिना सीधे ब्रॉडकास्ट रूम में चली जाती है और वहां जाकर उनके फंसे होने की अनाउंसमेंट कर देती है। यहाँ तक कि वो सबको कहती है कि अगर स्कूल के किसी भी कोने में कोई सर्वाइवर है तो जैसे भी हो लाइब्रेरी में इकट्ठा हो जाओ क्योंकि यही अभी सबसे सेफ जगह है। निंग की आवाज स्कूल के हर कोने में सुनाई देती है। उसके पास खड़ा सांड नाम का लड़का उसे कई बार रोकने की कोशिश करता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती। तभी अचानक पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। ज़ॉम्बीज़ पागलों की तरह भाग कर लाइट ढूंढने लगते हैं क्योंकि ये ऐसे ज़ॉम्बीज़ थे जो अंधेरे में ठीक से सरवाइव नहीं कर पाते थे। इसी बीच हमें नताशा नाम की एक लड़की दिखाई देती है जिसकी खून से लथपथ बॉडी मैदान में पड़ी हुई थी, लेकिन अचानक वो अपनी आंखें खोल देती है। उसकी आंखें बहुत ही भयानक सफेद हो चुकी थीं। अब वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी और दूसरे ज़ॉम्बीज़ के साथ चलने लगती है। इधर लाइब्रेरी में फा नाम की एक लड़की अपने पापा को बार फोन कर रही थी लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। तब उसका दोस्त ली उसे समझाने आता है पर फा इतनी परेशान थी कि वो बहुत चिड़ी हो जाती है और उसकी अपने दोस्तों के साथ बहस शुरू हो जाती है। तब सान सिचुएशन को संभालता है और सबको शांत करता है। वो कहता है कि ये झगड़ा करने का समय नहीं है, सबको शांत रहकर एक साथ यहाँ से निकलना होगा। तभी नान सबको विंडो कॉर्नर पर आने का इशारा करता है। वहां जाकर वो कैमरे में देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ लाइन बनाकर शांति से कहीं जा रहे हैं। उनमें हिंसा का कोई निशान नहीं था। ये देखकर सबको अजीब लगता है क्योंकि अब तक उन्होंने जिन ज़ॉम्बीज़ के बारे में सुना था ये उनसे बिल्कुल अलग थे। जब सब इस बारे में बात कर रहे थे तब निंग कहती है कि इन बातों का अब भी वक्त नहीं है, हमें कल सुबह तक शांति से हेलीकॉप्टर का इंतजार करना चाहिए। सब उसकी बात मान लेते हैं और आराम करने लगते हैं क्योंकि पूरा दिन बहुत थकावट भरा था। सुबह होते ही सांड सबको जगाता है और कहता है कि रूफटॉप पर जाकर हेलीकॉप्टर के लिए जरूरी सामान अरेंज करें। जब सब काम में लग जाते हैं तब सांड डाइन नाम के लड़के से कहता है कि निंग पर इतना भरोसा मत करो, जितना हो सके उससे दूर रहो। डाइन उसे टोकता है कि क्या ये इन बातों का वक्त है, हमें बस यहाँ से सही सलामत निकलना है और तुम निंग के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो। तब सान उसे बताता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो उसे नहीं पता। वो डाइन को रिवील करता है कि वो असल में प्रोफेसर रॉय के साथ निंग की माँ की बॉडी पर रिसर्च कर रहा था। निंग की माँ को जो बीमारी थी उस पर रिसर्च करते हुए उन्होंने जो कुछ भी देखा वो फॉर्मूला ज़ॉम्बी वायरस के फॉर्मूले से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसीलिए हो सकता है कि ज़ॉम्बी वायरस की शुरुआत वहीं से हुई हो और निंग के शरीर में भी ये वायरस हो सकता है। इसी वजह से सान उसे निंग से दूर रहने को कह रहा था। इधर देखा जाता है कि प्रांग और बाकी सबने मिलकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के लिए काफी सारा जरूरी सामान ढूंढ लिया है। ठीक उसी समय नान देखता है कि एक ज़ॉम्बी खिड़की के बाहर खड़ा है। इधर बाकी लोग भी देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ लाइब्रेरी तक पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि उन ज़ॉम्बीज़ के पास आईडी कार्ड तक थे क्योंकि वे सभी इसी स्कूल के स्टूडेंट्स थे। ये देखकर सभी और भी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक गेट पर ये आईडी कार्ड शो करके वे आसानी से अंदर घुस सकते हैं। उसी समय लाया नाम की एक लड़की खिड़की से कूदकर नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी फा के फोन का अलार्म बज उठता है और सारे ज़ॉम्बीज़ का फोकस लाइब्रेरी की तरफ
हो जाता है। लाया जब खिड़की से उतर रही थी तब उसने देखा कि ठीक उसके पीछे एक जॉम्बी बहुत ही भयानक तरीके से उसे घूर रहा है। इधर फा के फोन का अलार्म लगातार बज रहा था, लेकिन फा चाहकर भी फोन फेंक नहीं पा रही थी। उसे पता था कि इस वक्त फोन कितना जरूरी है। अगर बाद में उन्हें कोई रेस्क्यू करने नहीं आता और किसी तरह फोन में नेटवर्क मिल जाए तो वे यहाँ से बच निकल पाएंगे। इसलिए फा अपना फोन साथ लेकर उसी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है जहाँ से लाया गई थी। लेकिन तभी वो देखती है कि एक जॉम्बी ने लाया पर बहुत बुरी तरह हमला कर दिया है। ये देखकर वो डर के मारे चिल्लाती हुई अपने ग्रुप की तरफ भागने लगती है। ग्रुप के सभी लोग जॉम्बीज के डर से इधर उधर अलग होकर भाग रहे थे और जॉम्बीज भी उनका पीछा कर रहे थे। प्राउ ने अपनी सेफ्टी के लिए एक बड़ा चाकू पास रखा था। इधर सभी दौड़कर फायर डोर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक जॉम्बी भी उनके साथ अंदर आ जाता है। तब प्राउ अपने चाकू से सीधे जॉम्बी पर हमला कर देती है, जिससे इस बार सब बच जाते हैं। इधर फा और उसके साथ 2 और लड़कियां जॉम्बीज के डर से भाग रही थीं, लेकिन तभी उसका अलार्म बंद ही नहीं हो रहा था। इस वजह से आवाज सुनकर सारे जॉम्बीज उनकी तरफ आने लगते हैं। यह देखकर और कोई रास्ता न पाकर बाकी दोनों लड़कियां फा को छोड़कर वहां से भाग जाती हैं और सारे जॉम्बीज आकर फा पर झपट पड़ते हैं। यानी फा खुद को जॉम्बीज से नहीं बचा पाती। यह देखकर सबको बहुत दुख होता है। खासकर डेविड इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और कल ही उसने फा की तरह नताशा को भी खोया था, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। इसी बीच सबका ध्यान जाता है कि डेविड के हाथ पर एक चोट का निशान है। ये देखकर सब डर जाते हैं और उससे काफी दूर हट जाते हैं। इधर डेविड भी यह देखकर बहुत डर जाता है। उसे लगने लगता है कि वो अभी जॉम्बी में बदल जाएगा, इसलिए वो चिल्ला चिल्लाकर सबको अपने से दूर रहने के लिए कहता है और रोने लगता है। लेकिन तभी सान डेविड के पास आता है। सान असल में डेविड का बड़ा भाई था। सान उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम सच में जॉम्बी बन गए तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर डेविड काफी इमोशनल हो जाता है। फिर भी वो सान को कहता है कि वो सबको लेकर यहाँ से चला जाए। तभी सान डेविड के जख्म को चेक करता है और देखता है कि यह जॉम्बी के काटने का निशान नहीं है, बल्कि उसके हाथ में कांच का एक टुकड़ा घुस गया था। यानी वे सब बिना वजह ही डर रहे थे। यह देखकर सबको चैन की सांस आती है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि निंग और 2 अन्य लोग बहुत मुश्किलों के बाद रूफटॉप तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें रेस्क्यू के लिए आए कुछ हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते हैं और वे उन्हें सिग्नल देने लगते हैं। इसी दौरान निंग अपने बाकी दोस्तों को बुलाने के लिए सीढ़ियों के पास जाती है, लेकिन वहां वो देखती है कि बहुत सारे जॉम्बीज ऊपर की तरफ ही आ रहे हैं। वह डर जाती है और छत का दरवाजा खुला छोड़कर ऊपर आ जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर सारे जॉम्बीज वहां घुस जाते हैं। उन्हें देखते ही हेलीकॉप्टर से ओपन फायर शुरू हो जाता है, जिससे कई जॉम्बीज वहीं मारे जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए ग्रुप के सभी लोग फिर से नीचे भाग आते हैं, जिसका मतलब था कि रेस्क्यू टीम उन्हें देख ही नहीं पाई। नीचे आने के बाद अचानक वे देखते हैं कि एक जॉम्बी उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि उनकी दोस्त फा थी। उसे इस हालत में देखकर सबको बहुत दुख होता है। डेविड अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और उसे आखिरी विदाई देने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, कोई फा के सिर पर कुल्हाड़ी मार देता है। तब उन्हें पता चलता है कि कुछ फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स भी उनकी तरह ही सही सलामत हैं और उन्होंने ही फा को खत्म किया है। अपनी दोस्त की ऐसी हालत देखकर सब बहुत दुखी थे, पर कोई कुछ कर नहीं सकता था। वो स्टूडेंट्स फा पर एक के बाद एक वार करके उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं, क्योंकि अब वो इंसान नहीं बल्कि जॉम्बी थी। इसके बाद उन्हें कैंटीन में कुछ खाना मिलता है। सब बहुत भूखे थे, इसलिए मिलकर खाना खाने लगते हैं, पर डेविड का ध्यान कहीं और ही था। वो एक तक उस लड़के के हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी को देख रहा था, जिससे फा को मारा गया था। दूसरी तरफ डाइन एक लड़के के हाथ में मौजूद पिस्तौल को देख रहा होता है। वो लड़का ये नोटिस कर लेता है और डाइन को बताता है कि वो एक अवार्ड विनिंग शूटर है। धीरे धीरे पीआई के लड़के उन्हें बताते हैं कि क्या तुम्हें वाकई लगता है कि गवर्नमेंट हमें रेस्क्यू करने आई है? ये सब सिर्फ उनका एक जाल था। तुमने देखा नहीं कि छत पर पहुंचते ही उन्होंने कैसे ओपन फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने हमें देखकर भी अनदेखा किया, क्योंकि उनका असली मकसद हमें मारना है। उन्हें लगता है कि हम सब इन्फेक्टेड हैं और हमें बचाने से वायरस फैल सकता है। ये बातें सुनकर सबको समझ आता है कि शायद यही सच है, इसलिए वे अब छत पर जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। तभी मो नाम की एक लड़की सब चीजों के लिए निंग को दोष देने लगती है। वह कहती है कि अगर निंग उस दिन अचानक अनाउंसमेंट नहीं करती तो जॉम्बीज कभी लाइब्रेरी की तरफ नहीं आते। लेकिन ये बातें सुनकर वह शूटर कहता है कि इस सिचुएशन के लिए किसी एक पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। इस हालात के लिए हम में से कोई भी जिम्मेदार नहीं है।
तभी नान अपना कैमरा ओपन करता है और सबको कल रात के फुटेज दिखाने लगता है, क्योंकि इन फुटेज के जरिए उसने एक चीज नोटिस की थी। जब सब वो फुटेज देखते हैं तो उनका ध्यान एक बात पर जाता है कि जॉम्बीज किसी एक खास जॉम्बी को फॉलो कर रहे हैं, यानी वे उसे अपना लीडर मान रहे हैं। यह देखकर वे सोचने लगते हैं कि अगर वे इस लीडर को ढूंढकर मार दें तो शायद बाकी जॉम्बीज से भी बच सकें। लेकिन निंग और मुई को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे तुरंत कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, ये कोई जॉम्बी हंटिंग गेम है? उसी समय फिजिकल एजुकेशन का एक लड़का आकर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि जॉम्बीज टेम्परेचर को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। उसने नोटिस किया है कि जब तापमान 20 DDGC था तब वे बहुत धीरे चल रहे थे, और जब टेम्परेचर 40 DDGC पहुंचा तो उनकी रफ्तार बहुत तेज हो गई। इससे उसे समझ आता है कि टेम्परेचर जॉम्बीज की एक्टिविटी पर असर डाल रहा है। इन सब बातों पर डिस्कशन चल ही रहा था कि अचानक एक तरफ से चीखने की आवाज आती है। वे देखते हैं कि डेविड ने उस लड़के पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया है जिसने कुछ देर पहले उसकी दोस्त फा को मारा था। उस लड़के का नाम गांठ था। सब डेविड को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गांठ को छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी अचानक कोई लकड़ी से डेविड की गर्दन पर वार करता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिजिकल एजुकेशन के लड़के डेविड पर बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उसने न सिर्फ उनके दोस्त को मारने की कोशिश की बल्कि जिम्नेजियम का दरवाजा भी खोल दिया ताकि जॉम्बीज अंदर आ सकें। सांड उन्हें शांत करते हुए कहता है कि प्लीज बुरा मत मानो, उसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है। उसने अपनी आंखों के सामने 2 करीबी दोस्तों को मरते देखा है, इसलिए शायद वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद डेविड को समझाऊंगा। तभी निंग नोटिस करती है कि उनके बीच किन और निक नाम के 2 लोग मौजूद नहीं हैं। निंग सबको यह बात बताती है और सोचने लगती है कि शायद वे किसी बड़ी मुसीबत में हैं। सुबह जब जॉम्बीज लाइब्रेरी की तरफ आ रहे थे तब उसने देखा था कि वे दोनों लाया की बॉडी के सामने खड़े थे। निंग के बुलाने पर भी वे लाया को छोड़कर वहां से नहीं आना चाह रहे थे। असल में किन और लाया बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए किन उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन लाया तब तक जॉम्बी बन चुकी थी। निक ये समझ जाता है और किन को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर लाया उनका पीछा करने लगती है। कोई और रास्ता न देख निक और किन सीधे स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं और लाया भी उनके पीछे वहां कूद पड़ती है। इसके बाद वहां से किन और निक ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं कि लाया की बॉडी पानी में तैर रही है। उसी समय वहां आर्ट्स क्लब के कुछ लड़के आ जाते हैं और लाया का एक जानने वाला पानी में उतरकर उसकी बॉडी ऊपर ले आता है। इसके बाद वे लाया को लेकर ऑडिटोरियम की तरफ चले जाते हैं और उनके साथ निक और किन भी जाते हैं। इधर फिजिकल एजुकेशन के कुछ लड़के इन्वेस्टिगेशन के लिए सीधे ऑडिटोरियम जाना चाहते हैं। वे कैमरे में सब रिकॉर्ड करने के लिए नान को भी अपने साथ ले जाते हैं। निंग इतने रिस्क के बीच किसी भी हाल में अपने भाई को बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन नान अपनी बहन की कोई बात नहीं सुनता और उनके साथ ऑडिटोरियम के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाते ही वे देखते हैं कि सारे जॉम्बीज ऑडिटोरियम की तरफ ही जा रहे हैं। इधर देखा जाता है कि मो छिपकर डेविड के रूम में आती है, जहां डेविड को लॉक करके रखा गया था क्योंकि वो बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। मो यहाँ डेविड से बात करके समझ जाती है कि वो पूरी तरह अपना दिमागी संतुलन खो चुका है और पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है। यह देखकर वो उसे दोबारा लॉक किए बिना ही रूम से तुरंत बाहर निकल जाती है। मौका पाकर डेविड अपने रूम से बाहर निकलता है और देखता है कि गांठ खून से लथपथ नीचे पड़ा है और उसकी नसें हरी हो गई हैं, यानी शायद वो जॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुका है। इधर नान और फिजिकल एजुकेशन के लड़के ऊपर से कैमरे के जरिए जॉम्बीज को देख रहे थे। उनकी एक्टिविटी देखकर वे समझ जाते हैं कि शायद उनकी यूनिवर्सिटी की क्लीनर महिला ही इन जॉम्बीज की लीडर है, क्योंकि सब उसे घेर कर ही मूव कर रहे थे। दूसरी तरफ निंग के ग्रुप को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वे चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि गांठ पूरी तरह जॉम्बी बन चुका है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह सब कब हुआ। यहाँ तक कि उसके शरीर में वो कुल्हाड़ी भी फंसी हुई थी। तभी उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है जो हाथ पांव बंधे हुए रूम में लॉक थी। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि यह सब डेविड ने ही किया है। तभी गांठ का दोस्त रिन तुरंत वहां आता है और सीधे गांठ को शूट करके वहीं मार देता है। इस बीच डेविड जॉम्बीज की तरफ बढ़ने लगते हैं और उनसे कहने लगता है कि मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उस तक पहुंचते, रिन डेविड के पैर में गोली मार देता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि डेविड अब सबके लिए खतरनाक है। तभी निंग और उसके दोस्त आकर रिन को उसे शूट करने से रोकते हैं। इसी बीच ऑडिटोरियम की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं, जिससे जॉम्बीज पागलों की तरह उस तरफ भागने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर निंग और उसके दोस्त रिन को कंट्रोल करते हैं और डेविड को वहां से सुरक्षित ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह सिचुएशन आर्ट्स ग्रुप के लिए मुश्किल बन जाती है, क्योंकि जब वे ऑडिटोरियम में थे तो जॉम्बीज अचानक वहां घुस आते हैं। जॉम्बीज से बचने के लिए कांग नाम का एक लड़का बंदूक निकालता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। इस मौके पर
बाकी सब जिम्नेजियम की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि यही अब उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। इधर इसी समय कांग की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और सारे ज़ॉम्बीज आकर उस पर हमला कर देते हैं। उसके दोस्त काफी रोकने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। एक वक्त ऐसा आता है जब ज़ॉम्बीज उसकी बॉडी को बहुत ही भयानक तरीके से चीर फाड़ कर खाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ से निंग, डाइन और बाकी साथी मिलकर शेल्टर के लिए डेविड को रिसर्च रूम में ले जाते हैं। वहां पहुंचते ही पॉल निंग की तरफ बंदूक तान देता है। तब पता चलता है कि असल में उसके पैर में ज़ॉम्बीज ने काट लिया है। उसे मालूम था कि वो कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए वो खुद भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर वो रोते हुए बंदूक निंग की तरफ से हटा लेता है और सीधे डेविड को गोली मार देता है। इसके बाद वो बची हुई बुलेट्स से खुद को भी खत्म कर लेता है। ये सब देखकर निंग और डाइन को बहुत दुख होता है और वे एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं। तभी डाइन को याद आता है कि सान ने छिपकर उसे एक बार बताया था कि वो और प्रोफेसर रॉय निंग की माँ की बीमारी पर रिसर्च कर रहे थे और उसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये बात सुनकर निंग बहुत हैरान रह जाती है। वे दोनों तब एक साथ रिसर्च रूम के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले की घटना दिखाई जाती है। प्रोफेसर रॉय ने अपने चैम्बर में कुछ गरीब लोगों को बुलाया था। वहाँ उन लोगों में वो क्लीनर लेडी भी थी जिस पर फिलहाल ज़ॉम्बीज का लीडर होने का शक किया जा रहा है। प्रोफेसर रॉय असल में एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाह रहे थे जो इंसानों की हर बीमारी के लिए कारगर हो और इस मेडिसिन का प्रोटीन शेक उन्होंने जेलीफिश की बॉडी से कलेक्ट किया था। निंग की माँ की इस अजीब बीमारी के इलाज के तौर पर वो इसे यूज करना चाहते थे। मेडिसिन तैयार करने के लिए वो दिन रात बिना सोए रिसर्च करते रहे, लेकिन मेडिसिन वाकई असरदार है या नहीं इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें ह्यूमन बॉडी की जरूरत थी। इसीलिए एक्सपेरिमेंटल बॉडी के तौर पर वो पैसों के बदले गरीब लोगों पर ये मेडिसिन अप्लाई कर रहे थे और सबसे पहले उन्होंने क्लीनर लेडी पर ही इसे आजमाया था। जब प्रोफेसर रॉय ने उस महिला को यह प्रपोजल दिया तो वो खुशी खुशी मान गई क्योंकि उसका बेटा ड्रग एडिक्ट था और पैसों के लिए हमेशा उस पर प्रेशर डालता रहता था। उस मेडिसिन को अप्लाई करने के कुछ ही दिनों बाद देखा जाता है कि क्लीनर लेडी के शरीर से पसीने की जगह कोई चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा है। वो दिन ब दिन बीमार होने लगती है, यहाँ तक कि एक दिन यूनिवर्सिटी में अचानक निंग से उसकी मुलाकात होती है तो निंग को भी महसूस होता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन निंग को असली कहानी का अंदाजा नहीं था। वो इसे नॉर्मल बीमारी समझकर उसे हॉस्पिटल जाने को कहती है। इधर क्लीनर लेडी की हालत और खराब होने लगती है। जब वो प्रोफेसर रॉय के पास जाती है तो वो उसे कुछ दिनों तक मेडिसिन न लेने की सलाह देते हैं, लेकिन महिला राजी नहीं होती क्योंकि उसका ड्रग एडिक्ट बेटा पैसों के लिए उसे टॉर्चर कर रहा था और मेडिसिन लेने पर ही उसे पैसे मिल रहे थे। महिला की जिद सुनकर प्रोफेसर रॉय उसे एक और डोज दे देते हैं। उसके जाने के बाद जब प्रोफेसर रॉय रिपोर्ट चेक करते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि प्रोटीन इंसानी शरीर पर बहुत बुरा असर डाल रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसका नतीजा क्या होगा। कुछ समय बाद क्लीनर लेडी के शरीर से लगातार वो चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है और उसकी सारी नसें हरे रंग की हो जाती हैं। वो दिन ब दिन बहुत हिंसक होने लगती है और देखते ही देखते एक भयानक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। यहीं से असल में ज़ॉम्बी वायरस चारों तरफ फैलना शुरू हुआ था। वर्तमान में निंग को रिसर्च रूम से प्रोफेसर रॉय की एक डायरी मिलती है जिसे पढ़ने के बाद उसे पूरी बात समझ आ जाती है। निंग और डाइन आपस में डिस्कस करते हुए यह भी समझ जाते हैं कि प्रोफेसर रॉय के इस प्रोटीन कलेक्शन और मेडिसिन बनाने के पीछे उनके दोस्त सान का भी हाथ था। अब निंग को समझ आता है कि जब उसने कुछ समय पहले प्रोफेसर रॉय को रिसर्च में हेल्प करने का ऑफर दिया था तो उन्होंने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया था। तब उसे अंदाजा नहीं था कि प्रोफेसर रॉय जेलीफिश को लेकर इतनी खतरनाक रिसर्च कर रहे हैं। इसके बाद डाइन को वहाँ एक USB पोर्टल मिलता है। उसमें क्या है ये चेक करने के लिए वे दोनों कंप्यूटर रूम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वे देखते हैं कि कांच के बाहर पॉल खड़ा उनकी तरफ देख रहा है। तब तक वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। उसे देखकर निंग और डाइन टेबल के पीछे छिप जाते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि उनके एक दोस्त के मरने से पहले उसके पास एक पिस्तौल थी। वे फैसला करते हैं कि उस पिस्तौल से पॉल को शूट करेंगे। डाइन कांच के पास जाकर पॉल का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर निंग बाहर से पिस्तौल लेने जाती है, लेकिन उसे लेते वक्त पॉल उसे देख लेता है। फिर भी वो किसी तरह उसे शूट कर देती है। इसके बाद वे दोनों वो USB पोर्टल लेकर सीधे कंप्यूटर रूम आ जाते हैं। वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे, उन्हें जल्द से जल्द सारा सच जानना था। इधर देखा जाता है कि सान का ग्रुप बहुत कोशिशों के बाद फाइनली जिम्नेजियम पहुंचने में कामयाब हो गया है, लेकिन यहाँ आने के चक्कर में उन्होंने अपने फिजिकल एजुकेशन के 2 दोस्तों को खो दिया। फिर यहाँ आने के बाद वे देखते हैं कि निंग और डाइन कहीं नहीं मिल रहे हैं। इन सब चीजों के लिए सान अब मो को ब्लेम करने लगता है, क्योंकि अगर
मो ने डेविड को अनलॉक न किया होता तो शायद ये सब नहीं होता। मो खुद भी खुद को कसूरवार मान रही थी। इसके बाद वे सब मिलकर कैमरे पर जॉम्बीज की एक्टिविटीज को गौर से देखने लगते हैं। सब कुछ अच्छे से देखने के बाद उन्हें समझ आता है कि जब कोई जॉम्बी किसी स्वस्थ इंसान पर हमला करके उसे जॉम्बी बनाता है तो उन दोनों के बीच एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है। वीडियो फुटेज को ध्यान से देखकर वे एकदम श्योर हो जाते हैं कि वही क्लीनर लेडी सबसे पहले जॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हुई थी। लेकिन वो जॉम्बी में कैसे बदली यह सान और उसके ग्रुप में से कोई नहीं जानता। तभी उन्हें याद आता है कि वो लेडी मैनली साइंस बिल्डिंग की क्लीनिंग की जिम्मेदारी संभालती थी। तब वे मामले का थोड़ा अंदाजा लगा पाते हैं। मो तब उन्हें सजेस्ट करती है कि अगर किसी तरह क्लीनर लेडी को मार दिया जाए तो शायद बाकी जॉम्बीज को कंट्रोल करना आसान हो जाए। लेकिन बाकी लोग इस बात से सहमत नहीं होते क्योंकि इससे दूसरे जॉम्बीज और ज्यादा भड़क कर उन पर हमला कर सकते हैं। फिर वे सब सोचते हैं कि अगर किसी तरह क्लीनर लेडी को इमोशनली कंट्रोल किया जा सके तो शायद दूसरे जॉम्बीज भी उनके कंट्रोल में आ जाए। उन्होंने एक और जरूरी बात नोटिस की थी कि जॉम्बीज नॉर्मल हालत में रोजाना जो काम करते थे जॉम्बी बनने के बाद भी वही कर रहे हैं। क्लीनर लेडी अभी भी रोज सुबह साइंस बिल्डिंग में सफाई करने जाती है और यह उनके लिए उस लेडी को पकड़ने का एक शानदार मौका है। अब इस बात पर सब राजी थे और आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कौन लीड करेगा, कौन दूसरे जॉम्बीज का ध्यान भटकाएगा और बाकी सबकी क्या जिम्मेदारियां होंगी। दूसरी तरफ कंप्यूटर लैब में निंग और डाइन वीडियो देख रहे थे। वहां उन्हें प्रोफेसर रॉय की एक स्पीच मिलती है जिससे पता चलता है कि कई साल पहले प्रोफेसर रॉय और निंग की माँ एक ही साइंस लैब में रिसर्च करते थे। वहां अचानक कॉलेज के अंदर किसी लफड़े की वजह से निंग की माँ को जॉब छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन इसके पीछे असल में एक और वजह थी। निंग की माँ उस समय प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो किसी को कुछ बताए बिना निंग को अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास छोड़कर कहीं चली जाती है। असल में निंग की माँ की पहले एक गृहस्थी थी पर कई साल पहले उनका घर टूट गया था। वो निंग को साथ लेकर रिसर्च लैब में जॉब करके अपनी गुजर बसर कर रही थी। लेकिन वहाँ उनसे ऐसी गलती हो गई कि वो बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गईं। इस शर्म को छिपाने के लिए उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। इस घटना के बाद करीब 3 साल का वक्त गुजर जाता है और देखा जाता है कि निंग की माँ की गोद में अब नानू भी है। निंग की माँ तब नानू को लेकर दोबारा निंग के पास वापस आती है और निंग से नानू की पहचान करवाती है। इस तरह उनकी एक नई जिंदगी शुरू होती है। पुराने झगड़ों की वजह से निंग की माँ अपनी जॉब पर वापस नहीं जाती बल्कि घर चलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम शुरू कर देती हैं। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और अचानक एक दिन उनकी मुलाकात प्रोफेसर रॉय से होती है। रॉय तब उनकी पहचान एक रिसर्चर से करवाते हैं जिसका नाम ताइकॉन था। वह एक सीक्रेट मेडिसिन पर रिसर्च कर रहा था जिसके लिए उसे एक्सपेरिमेंटल बॉडी की जरूरत थी। उसकी शर्त थी कि जब तक मेडिसिन पूरी नहीं हो जाती तब तक इस बात को पूरी तरह गुप्त रखना होगा। निंग की माँ इस शर्त पर मान जाती हैं और उनके साथ दोबारा लैब ज्वाइन कर लेती हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम था एनी सॉन्ग। मुख्य रूप से इस रिसर्च में इमोर्टल सेल्स पर काम किया जा रहा था जो मौत के बाद भी जीवित रह सकती हैं। इधर ताइकॉन के फैमिली मेंबर्स भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे जिन पर कुछ मेडिसिन सप्लाई की गई थी। लेकिन निंग की माँ अचानक एक दिन देखती हैं कि ताइकॉन की फैमिली का एक लड़का है जिसका नाम जू है और वह एक प्ले बॉय है। एक दिन वह नाइट क्लब जाकर कई लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहा था। चूंकि उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था इसलिए यह देखकर वो काफी चिंतित हो जाती। उन्हें डर था कि कहीं जू की मेडिसिन का कोई इफेक्ट दूसरों पर न फैल जाए, इसीलिए वो यह बात सबको बताने के लिए तेजी से रिसर्च रूम की तरफ जाती। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही जू नशे की हालत में अपने कुछ दोस्तों के साथ रिसर्च रूम पहुंच जाता है। वहाँ एक महिला डॉक्टर थी जो जेलीफिश और इमोर्टल सेल्स से मेडिसिन बना रही थी। जू और उसके दोस्त उसे देखते ही उस पर झपट पड़ते हैं। वह डॉक्टर अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने हाथ में मौजूद इनकम्प्लीट मेडिसिन का इंजेक्शन जू के गले में घोंप देती है। इससे जू गुस्से में आकर डॉक्टर के सिर पर बार बार वार करके उसे मार डालता है। निंग की माँ जब वहाँ पहुँचती हैं तो देखती हैं कि उनकी असिस्टेंट की डेड बॉडी फर्श पर पड़ी है। कुछ दिनों बाद देखा जाता है कि उस इंजेक्शन के असर से जू पागलों जैसा बर्ताव करने लगा था। जू ताइकॉन का इकलौता बेटा था, इसीलिए ताइकॉन गुस्से में आकर निंग की माँ को रिसर्च से सस्पेंड करने का ऑर्डर दे देता है। साथ ही वो कहता है कि वे निंग को इस डेंजरस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाएं। असल में उसने निंग की माँ पर अपनी खुन्नस निकालने के लिए यह फैसला लिया था। इस दौरान निंग की माँ जू को ठीक करने के लिए कई तरह की मेडिसिन पर रिसर्च कर रही थी। एक्सपेरिमेंट के लिए एक इंजेक्शन वह खुद को ही लगा लेती है लेकिन तुरंत उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। इधर कुछ दिनों बाद देखा जाता है कि जू पूरी तरह कोमा में चला जाता है। इससे ताइकॉन निंग की माँ पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फौरन निंग को एक्सपेरिमेंट में शामिल करने के लिए कहता है। एक शाम जब निंग की माँ और प्रोफेसर रॉय बात कर रहे थे तब निंग की माँ की तबीयत पहले ही बिगड़नी शुरू हो गई थी। यहाँ पता चलता है कि निंग का भाई नान असल में प्रोफेसर रॉय और उसकी माँ का ही बेटा है। बहुत साल पहले वे दोनों रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे
दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसी वजह से उस वक्त ऑफिस में काफी लफड़ा भी हुआ था, लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि वो प्रेग्नेंट थीं। उनका रिश्ता इसलिए अधूरा रह गया क्योंकि प्रोफेसर रॉय की अपनी एक फैमिली थी। प्रोफेसर रॉय को अब तक ये नहीं पता था कि नान उनका अपना बेटा है, और आज जब उन्हें ये सच पता चलता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इसके बावजूद वो ताइकॉन के खिलाफ कुछ नहीं कहते, लेकिन सीक्रेटली वो निंग को इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट से बचाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसका बुरा असर निंग पर पड़े। यहाँ तक कि वो अब जेलीफिश से ऐसी मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे थे जो निंग की माँ की बीमारी को जड़ से खत्म कर सके। इन सारी बातों को निंग को समझाने के लिए प्रोफेसर रॉय ने एक वीडियो बनाकर रखा था, जिससे अब निंग के सामने सारा सच साफ हो जाता है। लेकिन ये सब जानकर निंग बहुत निराश हो जाती है और गुस्से में कंप्यूटर स्क्रीन बंद करके मेडिसिन रूम में चली जाती है। वहाँ उसे कुछ सीरम अलग रखे हुए मिलते हैं। उसे लगता है कि ये उसकी माँ के इलाज के लिए है, इसलिए वो फैसला करती है कि चाहे जो हो जाए वो ये सीरम अपने साथ लेकर ही जाएगी। दूसरी तरफ सान का ग्रुप अपने प्लान के मुताबिक काम शुरू कर चुका था। वे जॉम्बी लीडर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और साइंस लैब में क्लीनर लेडी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही एक लड़का देखता है कि क्लीनर लेडी टाइम पर लैब में घुस गई है, वो एक रंगीन कपड़ा दिखाकर सबको सिग्नल दे देता है। सब लोग अपने हथियारों के साथ बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं। वे यही सोच रहे थे कि दूसरे जॉम्बीज के यहाँ पहुँचने से पहले उन्हें हर हाल में क्लीनर लेडी को कैप्चर करना होगा। तभी हमें कुछ दिन पहले की घटना दिखाई जाती है, जब भीषण गर्मी की वजह से हाई स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड अचानक बेहोश हो गया था। उसी दिन क्लीनर लेडी भी बेहोश हो गई थी, और जब वो गिरी थी तो उसके चारों तरफ खून फैल गया था। ये भी देखा जाता है कि जिन स्टूडेंट्स पर मेडिसिन अप्लाई की गई थी वे सभी उस दिन बीमार पड़ गए थे। असल में उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, और उसी दिन एक एक करके सब जॉम्बी में बदल गए और जहां तहां फैलने लगे। अब हमें वर्तमान की घटना दिखाई जाती है। सांड के ग्रुप के सभी लोग क्लीनर लेडी से कुछ दूरी पर खड़े थे। उनके हाथ में चाकू, कैंची, हॉकी स्टिक, जो कुछ भी मिला था सब लेकर वे तैयार थे ताकि उसे जिंदा पकड़ सकें। लेकिन ठीक उसी समय वहां डाइन और निंग पहुंच जाते हैं। क्लीनर लेडी को इस भयानक हालत में देखकर वे दोनों वहीं थम जाते हैं। निंग को तब एक बात याद आती है कि पिछली बार जब उसने लेडी को देखा था तब वो यहीं इसी तरह खड़ी थी। निंग बहुत डरते हुए उसे पीछे से आवाज देती है। उसकी आवाज सुनकर क्लीनर लेडी पीछे मुड़ कर देखती है। निंग तब उससे सवाल करती है, तुम्हें याद है हमारी आखिरी मुलाकात यहीं हुई थी? क्या तुम मुझे पहचान पा रही हो? लेकिन वो उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती, बस अपनी भयानक आंखों से उन्हें घूरने लगती है। इधर सांड के ग्रुप के सब लोग सोच रहे थे कि किसी भी तरह क्लीनर का ध्यान भटकने नहीं देना चाहिए और उसे अपनी तरफ खींचना होगा, वरना वे उसे कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो क्लीनर लेडी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए नान वहां आवाज करना शुरू कर देता है। वो लेडी क्लीनर आवाज की तरफ अट्रैक्ट होकर उसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। निंग अपने भाई को बचाने के लिए बिना देर किए लेडी क्लीनर के पीछे भागने लगती है, पर तभी मो उसे रोक लेती है। प्लान के मुताबिक सान आखिर में लेडी क्लीनर को दबोच लेता है। फिर सब मिलकर उसे एक कमरे में ले जाते हैं और उसका चेहरा काले कपड़े से ढक देते हैं। हालांकि यह काफी मुश्किल था, पर सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। तभी डाइन अपनी बंदूक से लेडी क्लीनर के सिर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। इस पर सब लोग डाइन पर बहुत भड़क जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी रात जो प्लानिंग की थी वो डाइन की वजह से खराब हो गई। लेकिन डाइन और निंग को इस प्लान के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब गुस्सा क्यों है। उसी समय देखा जाता है कि बाकी जॉम्बीज एक एक करके अपने वर्क प्लेस पर जाने लगते हैं, जिससे किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। दूसरी तरफ प्रोफेसर रॉय हॉस्पिटल में निंग की माँ के बेड के पास बैठे उन्हें एक तक देख रहे हैं। वे असल में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए प्रोफेसर चाहते थे कि उनकी मोहब्बत किसी भी तरह ठीक हो जाए। उन्हें ठीक करने के लिए एक एंटीडोट की जरूरत थी जो प्रोफेसर रॉय के पास नहीं था। वो एंटीडोट ताइकॉन के रिसर्च रूम में था। उस एंटीडोट के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी जो चुकाना प्रोफेसर रॉय के बस में नहीं था, और चूंकि टाइकॉन निंग की माँ से बहुत चिढ़ा हुआ था, इसलिए वो भी प्रोफेसर रॉय की कोई मदद नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद प्रोफेसर रॉय हॉस्पिटल के बरामदे में खड़े होकर देखते हैं कि दूर उनके स्कूल की सभी बिल्डिंग्स धधकती आग की लपटों में जल रही हैं। ये देखकर वे बहुत निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस तबाही में कितने हजार लोग मारे जा रहे हैं। उन्हें बहुत दुख होता है। इसी बीच टाइकॉन वहां अपनी फोर्स भेजता है ताकि निंग की माँ और प्रोफेसर रॉय को उसकी पुरानी लाइब्रेरी में ले जाया जा सके। वहां ले जाने के बाद निंग की माँ की रिपोर्ट में देखा जाता है कि उनकी बॉडी के सेल्स काफी हद तक रिकवर होने लगे हैं। इसका मतलब था कि प्रोफेसर रॉय ने जो मेडिसिन खोजी थी वह वाकई काम कर रही है। प्रोफेसर रॉय बहुत खुश हो जाते हैं। जब टाइकॉन यह देखता है तो वह उस मेडिसिन को अपने बेटे
मौके पर इस्तेमाल करने के लिए उतावला हो जाता है। हालांकि प्रोफेसर रॉय ने सिर्फ 2 ही मेडिसिन बनाई थी, जिनमें से एक पहले ही निंग की मां की बॉडी में अप्लाई की जा चुकी थी और दूसरी प्रोफेसर के रिसर्च रूम में थी। इसी समय ताइकॉन साफ तौर पर कबूल करता है कि उसकी इस रिसर्च की वजह से ही स्कूल में ज़ॉम्बी वायरस फैला है, क्योंकि इस पूरी रिसर्च का मास्टरमाइंड वही था। ताइकॉन फैसला करता है कि चाहे जो हो जाए वो रिसर्च रूम से मेडिसिन लेकर आएगा। इसके लिए वो अपनी फोर्स रेडी करने लगता है, क्योंकि वहां बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज मौजूद थे। इधर प्रोफेसर रॉय हमेशा निंग और उसके भाई की सेफ्टी को लेकर फिक्रमंद थे, इसलिए वे यहाँ ताइकॉन से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि वे किसी भी तरह निंग और नानू को भी वहां से रेस्क्यू करके लाएं। ताइकॉन उनकी बात मान जाता है, लेकिन वो साफ कह देता है कि वह सिर्फ निंग और नानू को ही ला पाएगा, किसी और को नहीं, क्योंकि उसके हेलीकॉप्टर में इतने लोगों की जगह नहीं है और उन्हें सुरक्षित निकालने के बाद क्वारंटाइन में रखना होगा। प्रोफेसर रॉय उसकी बात मान जाते हैं और निंग और नानू को बचाने के लिए खुद भी ताइकॉन के साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। इधर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि वे इन ज़ॉम्बीज से कैसे आजाद हो पाएंगे। तभी देखा जाता है कि ज़ॉम्बीज का क्लास टाइम शुरू हो जाता है। चूंकि ये ज़ॉम्बीज अपने डेली रूटीन के हिसाब से चलते थे, इसलिए वे अपने अपने वर्क प्लेस की तरफ लौट रहे थे। इसी बीच एक ज़ॉम्बी स्टूडेंट वहां के दरवाजे को बार बार नॉक करने लगता है। सब बहुत टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी जिस तरह नॉक कर रहा था उससे दरवाजा कभी भी खुल सकता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी अचानक मे के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सबको कहती है कि चूंकि हमने ज़ॉम्बी लीडर को मार दिया है, इसीलिए अगर अब हम किसी तरह ठीक उसी की तरह एक सेकंड जनरेशन ज़ॉम्बी क्रिएट कर सकें तो शायद मामला हमारे कंट्रोल में आ जाए। चूंकि उन्होंने पहले ही नोटिस किया था कि स्वस्थ इंसान जिस ज़ॉम्बी के काटने से इन्फेक्ट होता है वो ठीक उसी ज़ॉम्बी की तरह बर्ताव करता है, इसीलिए उसके दिमाग में ये बात आई थी। लेकिन उसकी इस बात का मतलब हर कोई ठीक से समझ नहीं पा रहा था, पर निंग समझ गई थी कि मो क्या कहना चाहती है। सब कुछ समझकर उसने फैसला किया कि सबको बचाने के लिए वो खुद अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करेगी। इसीलिए उसने बिना कोई बात बढ़ाए एक इंजेक्शन लिया और क्लीनर लेडी की डेड बॉडी के पास चली गई। उसने उसकी बॉडी से ब्लड कलेक्ट कर लिया ताकि वो इसे अपने शरीर में इंजेक्ट करके ज़ॉम्बी बन सके। सब उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। असल में वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इंजेक्शन लगाने से पहले उसने अपने भाई नानू को प्रोफेसर रॉय की पेन ड्राइव दी और कहा, शायद मैं अब कभी नॉर्मल लाइफ में वापस ना आ पाऊं, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम इस लड़ाई में कभी गिव अप नहीं करोगे। यह कहकर जैसे ही वो खुद को इंजेक्शन लगाने जाती है, डायन निंग के भाई के सिर पर बंदूक तान देता है और कहता है, अगर तुमने ये किया तो मैं अभी तुम्हारे भाई को गोली मार दूंगा। लेकिन निंग अच्छी तरह जानती थी कि चाहे जो हो जाए, डायन उसके भाई को कभी नहीं मारेगा। इसीलिए वो उसकी बात अनसुनी करके इंजेक्शन लगाने बढ़ती है। ठीक तभी उसका भाई नानू चालाकी से उसके हाथ से इंजेक्शन छीनकर फेंक देता है। तभी आवाज सुनकर कुछ ज़ॉम्बीज उस तरफ दौड़ते हैं। उन्हें देखकर डाइन फायरिंग शुरू कर देता है। गनशॉट की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज उनके कमरे की तरफ आने लगते हैं। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स भागने लगते हैं। नीचे उतरते वक्त वे देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ऊपर ही आ रहे हैं। अब उनके पास छत पर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। डाइन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़ॉम्बीज पर फायर करता रहता है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। इसके बाद वे सब किसी तरह दौड़कर छत पर पहुंच जाते हैं। तब तक प्रोफेसर रॉय हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच चुके थे। हेलीकॉप्टर देखते ही निंग को लगा कि वे लोग अब ओपन फायर कर सकते हैं, इसलिए उसने तुरंत अपने पास मौजूद एंटीडोट उन्हें दिखाई। निंग यह इसीलिए दिखा रही थी ताकि इस एंटीडोट के लालच में ही सही प्रोफेसर रॉय उन्हें बचाने आए। प्रोफेसर रॉय उन्हें देखकर पायलट को हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए कहते हैं। इस दौरान निंग और कुछ और लड़कियां दौड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ जाती हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर सिर्फ निंग को ही वहां से रेस्क्यू करता है। यहाँ बताया जाता है कि सिर्फ निंग ही उनके साथ जा सकती है। यह सुनकर मो बहुत गुस्से में आ जाती है और वहीं खड़े होकर उन्हें कोसने लगती है। निंग को भी यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो यहाँ जोर जोर से अपने भाई को पुकारने लगती है और पायलट से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि वो सबको बचा ले। तभी पायलट अनाउंसमेंट करता है कि नानू भी हेलीकॉप्टर पर आ जाए। इधर सान और उसके साथी छत के दरवाजे पर ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे। अब तक सबको समझ आ चुका था कि किसी वजह से हेलीकॉप्टर सिर्फ निंग और नानू को बचाने आया है। इसीलिए निंग के दोस्त बार बार उससे कह रहे थे कि वो यहाँ से चली जाए और उनकी फिक्र न करे। निंग हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने तो लगती है, पर कुछ दूर जाकर रुक जाती है। उसे लगने लगता है कि कहीं वो अपने दोस्तों को धोखा तो नहीं दे रही। वो आगे नहीं बढ़ती और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। इधर मो शुरू से ही इन दोनों भाई बहन से बहुत जलती थी। वो गुस्से में आकर कहने लगती है कि अगर एक इंसान सेकंड जनरेशन ज़ॉम्बी बनकर सबको बचा सकता है तो इसके लिए नानू ही बेस्ट चॉइस है। नानू उसकी बात का कोई विरोध
नहीं करता और बस उसे देखता रहता है। मो का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो जलन के मारे क्लीनर लेडी के ब्लड सेल्स वाला इंजेक्शन नानू की गर्दन में लगा देती है। चूंकि प्रोफेसर रॉय सिर्फ इन दोनों भाई बहन को बचाने आए थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी। यह देखकर निंग अपने भाई के लिए फूट फूट कर रोने लगती है और नानू नानू चिल्लाती है। पायलट कोई और रास्ता न देख निंग को लेकर वहां से तेजी से निकल जाता है। इंजेक्शन लगते ही नानू बेहोश हो जाता है और वो भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। इधर सान और उसके दोस्त दरवाजे पर जिन ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली वे उस दरवाजे को एक मजबूत जंजीर से बंद करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसे ज़ॉम्बीज तोड़ नहीं पाएंगे। इस घटना के 1 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। निंग की माँ के केबिन में एक डॉक्टर इंचार्ज को बताता है कि जेलीफिश एंटीडोट निंग की माँ और जू पर अप्लाई किया गया है। वे दोनों रिकवर तो कर रहे हैं, पर अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। उम्मीद है कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। जब वे केबिन में बात कर रहे थे, तभी अचानक निंग की माँ को होश आ जाता है। यहाँ उनकी एक आंख नीले रंग की थी, यानी उनके शरीर में जो एंटीडोट दिया गया है वो भी शायद किसी नई चीज को जन्म दे रहा है। दूसरी तरफ हाई स्कूल का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ नानू अब पूरी तरह एक ज़ॉम्बी बन चुका है। चूंकि उसके शरीर में लेडी क्लीनर के ब्लड सेल्स इंजेक्ट किए गए थे, इसलिए अब सारे ज़ॉम्बीज उसे अपना लीडर मान रहे थे और उसे घेर कर खड़े थे। यहाँ हमें समझ आता है कि जो लोग बच गए थे, उन्होंने नानू को इसी तरह बांध कर रखा है ताकि सारे ज़ॉम्बीज एक ही जगह रुके रहें और इस मौके का फायदा उठाकर वे वहां से निकलने में कामयाब रहे। और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।